बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स को जो अपना एमफिल कर रहे हैं या मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहे हैं या इन फ्यूचर दे विल डूइंग देयर एमफिल एंड रिसर्च प्रपोजल या थीसिस लिखना चाह रहे हैं। तो उसमें ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो कैसे बनाया जाता है, उसको ये एड्रेस करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि एक तरह की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे और आई कीप ऑन डूइंग माय स्टफ़। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। रिसर्च प्रपोजल के हवाले से सबसे पहले आपको खुद से अपने सवाल करना चाहिए कि वाई डू यू वांट टू डू अ रिसर्च। बिकॉज जब आप इंटरनल रिव्यू बोर्ड में अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करेंगे तो ये क्वेश्चन शायद आपको जो इंटरनल रिव्यू बोर्ड है वो आपसे पूछेगा। सो अंडरस्टैंड वाई यू वांट टू डू दिस रिसर्च एंड कन्विंस द बोर्ड ऑन 3 मेन पॉइंट्स। ये 3 मेन पॉइंट्स क्या हैं? नंबर वन ये है कि आप जो टॉपिक आपका रिसर्च का है वो यूनिक है, वो ओरिजिनल है और वर्थवाइल है और जस्टिफाइड है। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये एक ही हेडिंग में आते हैं कि आपने जो काम किया है वो नया है और उसकी कोई वर्थ है, मतलब कम्युनिटी में उसका कोई फ़ायदा है, और जस्टिफाइड इस तरह से है कि कम्युनिटी को इसकी ज़रूरत भी है। तो ये अगर आप इन एस्पेक्ट्स को अपने जवाब में शामिल करते हैं तो आप समझ सकेंगे कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं। दूसरा, आप जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसके बारे में आपका बहुत ब्रॉड बेसिक नॉलेज होना चाहिए और अपने टॉपिक के बारे में क्रिस्टल क्लियर आपको होना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू माइट गेट लॉस्ट इन समवेयर एल्स। थर्ड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च प्रपोजल के लिए वो है आपका रियलिस्टिक होना और ऐसा काम करना जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं आपका प्रपोजल शायद बहुत अच्छा हो बट नॉन रियलिस्टिक हो, नॉन अचीवेबल हो, तो वो भी प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कि आप अपना जो प्रपोजल का रीज़न है कि आप क्यों ये रिसर्च करना चाह रहे हैं उसमें आप बड़े क्लियर होने चाहिए। लास्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसके साथ कि आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए और एक अच्छा राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, जिसके ज़रिए आप अपने बोर्ड को जो है वो कन्विंस करेंगे कि ये मैं रिसर्च मेरा प्रूव की जाए। सो मूव करते हैं हम कि हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल। इसमें कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन सेम ही होते हैं, कुछ के जो टेम्पलेट्स होते हैं दे आर डिफरेंट, लेकिन वन और द अदर मीनिंग सब के सेम ही होते हैं। सो यू कैन आस्क योर यूनिवर्सिटी, आपको वो टेम्पलेट मिल सकता है, लेकिन मीनवाइल ये उन टेम्पलेट्स में जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका मकसद क्या है हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहला जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें एब्स्ट्रैक्ट की सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंस आती है। दो ये सबसे पहले आ रहा होता है बट इट इज़ रिटन इन दी एंड। इसमें बेसिकली समरी होती है आपकी रिसर्च की और आप थोड़ा सा स्लाइड सा बैकग्राउंड देते हैं तो और मेथडोलॉजी बताते हैं और देन यू कैन आल्सो गेट कि आपका इस रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड एम क्या है, ये भी आप इसमें बताते होते हैं। बट इसको अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम इन दी एंड इसको देखेंगे बाद में। सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट से भी पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती होती है वो आपका रिसर्च टाइटल आता है। रिसर्च टाइटल क्या है आपका? बेसिकली ये जो आपका टाइटल होगा ये प्रोविजनल टाइटल होगा और इसके 4 बुनियादी जो एसेंशियल चीज़ें जो होनी चाहिए वो इस टॉपिक में या टाइटल में नज़र आनी चाहिए। नंबर 1, इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपका टाइटल बता रहा हो आपके टॉपिक का, एंड ब्रॉडर से आप कोई फोकल टॉपिक या जो आपका फोकल रिसर्च पॉइंट है आप उसको भी डिस्कस कर रहे हो या इसमें वो इशारा कर रहा हो आपके रिसर्च थीसिस के या प्रपोजल के हवाले से। थर्ड एलिमेंट जो है वो कंटेक्स्ट यानी बैकग्राउंड या सियाको सबाक, थोड़ा सा कंटेक्स्ट भी उस टॉपिक में या टाइटल में आना चाहिए। और फोर्थ थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी को भी इसमें टच करें।
इसकी एग्जांपल मैं आपको ये अभी शेयर कर रहा हूँ, ये आप देखें। इसमें ये चारों एलिमेंट्स, लाइक अगर मैं कहूँ कि कोविड-19 की स्टडी है तो कोविड-19 एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। अगर मैं उसकी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो कोविड-19 का एक सेक्शन ट्रीटमेंट जो है वो उसकी फोकल पॉइंट हो जाएगा। या मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं कोविड-19 की वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ। सो दैट ब्रॉडर से मैं जो है वो फोकल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो मैं सेफ्टी एंड एफिकेसी एक कॉन्टेक्स्ट है, एंड पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल यानी 60 साल से ऊपर के लोग या जो भी एज ब्रैकेट है उसको भी मैं कॉन्टेक्स्ट में बयान कर रहा हूँ, और कहाँ की है ये भी मेरे कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। मेथडोलॉजी एक केस कंट्रोल स्टडी है, सो दिस मेक्स, अगर मैं ये सारी एलिमेंट्स अपने टाइटल में डाल देता हूँ तो एक अच्छा टाइटल बन सकता है। बट अगेन दिस इज़ अ प्रोविजनल टाइटल, ये बाद में चेंज भी हो सकता है प्रपोजल के बाद। इफ़ आफ्टरवर्ड्स सेकंड जो एलिमेंट आता है उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, या हम इसको रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते होते हैं। इसमें अगेन आपने स्टार्ट करना है ब्रॉडली। इंट्रोडक्शन में जो आपने लिखना है, आपने टॉपिक का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देना है, जिसमें आप ग्लोबल बर्डन या ग्लोबल जो भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो आप अपनी टॉपिक का बयान करेंगे। और लाइक अगर मेरा कोविड-19 के ऊपर है तो मैं कोविड-19 को बताऊंगा कि कोविड-19 है क्या, ये वायरस है, ये कब आइडेंटिफाई हुआ, इसकी तरह के और फैमिली वाले वायरसेस कौन से हैं, इसका जेनेरिक नेम क्या है, कब इसने पैंडेमिक जो इसकी आई कहाँ से स्टार्ट हुई। सो ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मैं इसमें बताऊँगा। देन साथ साथ मैं इसका रीजनल पर्सपेक्टिव भी दूंगा, और देन मैं अपने कंट्री जहाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ वहाँ का पर्सपेक्टिव भी इसमें दूंगा। ये लाइक इसको कहेंगे हम इस लाइक वी आर डूइंग फनलिंग। साथ ही अगेन आई विल कम बैक टू माय ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, और जब हम फनलिंग कर लेंगे देन मैं अपना जो फोकल रिसर्च टॉपिक है मैं उसकी तरफ डिस्कशन को लेकर इस इंट्रोडक्शन में लेके जाऊंगा कि कोविड-19 जैसे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मसला है, और इसका हल जो है उसमें से कई जो सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन वैक्सीनेशन है। सो यहाँ से मैं वैक्सीनेशन यानी अपना फोकल डिस्कशन जो मेरी रिसर्च टॉपिक है उसकी डिस्कशन यहाँ पे लिखूँगा, और वैक्सीनेशन के हवाले से ग्लोबल के वो दुनिया में कितनी वैक्सीन्स लग चुकी हैं, कौन कौन सी वैक्सीन्स मौजूद हैं, और साथ साथ पाकिस्तान में क्या वैक्सीनेशन का स्टेटस है, कैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई और अब क्या स्टेटस है। सो देन इसके बाद जब मैं अपना रिसर्च फोकल पॉइंट या फोकल टॉपिक को डिस्कस करूँगा अपनी इंट्रोडक्शन में, तो आई वुड जस्टिफाई कि मैं यहाँ पर कि मैं ये रिसर्च क्यों करना चाह रहा हूँ। मैं ये बयान करूँगा कि जो मेरा रिसर्च टॉपिक है इससे पहले कोई रिसर्च मौजूद नहीं है, या अगर कोई रिसर्च मौजूद है तो वो बहुत पुरानी है और उसका डाटा जो है वो करंट जो सिनेरियो के साथ मैच नहीं कर रहा। सो दैट्स यहाँ मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। लास्ट में आई वुड गो फॉर माई रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव। रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा फ़र्क है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपकी वो स्टेटमेंट है कि आप करना क्या चाह रहे हो इन दैट रिसर्च, और एम बेसिकली बयान करता है कि इस ऑब्जेक्टिव को जब आप हासिल करेंगे तो आप इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आप अपनी कम्युनिटी को या आप अपने रीजन को या आप ग्लोबली आप क्या हेल्प कर रहे हो किसी गोल अचीवमेंट में। सो ये एम इसमें आ जाता है। मैं इसकी एग्जांपल ऑब्जेक्टिव की मैं दे देता हूँ कि इन माय स्टडी माय ऑब्जेक्टिव इज़ टू असेस द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ साइनोफार्म वैक्सीन इन एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। सो ये एक ऑब्जेक्टिव है ऑफ अ स्टडी कि मैं एक वैक्सीन की सेफ्टी एंड एफिकेसी जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी मेजर करना चाहता हूँ। इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के बाद मेरा एम क्या होगा कि अगर मैं ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेता हूँ सो मैं क्या करूँगा कि आई वुड सपोर्ट सपोर्ट द पॉलिसी मेकर्स, स्ट्रेटजिस्ट और जो हमारे इम्प्लीमेंटर्स हैं कि वो अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस में उनको हेल्प मिलेगी और वो हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव करने में हमारे जो है वो कामयाब हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एम। इस तरह आप अपना एम भी बयान कर सकते हैं। स्कोप आप अपनी स्टडी का बता सकते हैं। इसके अंदर स्कोप इसी इंट्रोडक्शन में कि आपका स्कोप जो होगा वो मल्टी सेंटर्ड होगा या आप एक ही सेंटर पे जो अपना डाटा कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ही अपना एनालिसिस करेंगे। मल्टी सेंटर से मुराद आप कई सेंटर से डाटा ले रहे हैं और यूनी सेंटर यानी अपने ही हॉस्पिटल्स का डाटा लेकर आप उस पर एनालिसिस करेंगे।
इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा, साथ में अलहदा से आप रिसर्च प्रपोजल में लिटरेचर रिव्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन लिटरेचर रिव्यू आपको सारे इंट्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये लिटरेचर रिव्यू के 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए, अदरवाइज़ आपका लिटरेचर रिव्यू इनसफिशेंट होगा। असल में लिटरेचर रिव्यू करता क्या है कि वो बताएगा आपको कि आपके टॉपिक्स में जो आपकी जो रिसर्च टॉपिक है, करंट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन या नॉलेज वो क्या बता रहा है आपके टॉपिक के हवाले से। और इससे आपको 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी। एक तो ये बात जो मैंने आपको बता दी, दूसरा जो करंटली एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें गैप्स कहाँ हैं। आप अपने लिटरेचर रिव्यू से अगर आप अपने गैप्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिसर्च टॉपिक में, तो आपका लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छा है। और थर्ड चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको लिटरेचर रिव्यू आपकी रिसर्च डिज़ाइन में, स्टडी डिज़ाइन यानी कि मेथडोलॉजी को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर ये 3 फंक्शंस आपने लिटरेचर रिव्यू से अचीव कर लिए तो आपका लिटरेचर रिव्यू अच्छा है, अदरवाइज़ जो है वो आपको इश्यूज़ रहेंगे। यहाँ पर मैं एक एडवाइस करता रहा हूँ कि आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी जो लिटरेचर रिव्यू से जो आप डाटा उठाएंगे उसको डिस्क्रिप्टिवली आपने नहीं लिख देना, या जो वो लिखा, जो रिसर्च में आपने पढ़ा वही आपने आगे अपने इंट्रोडक्शन में छाप दिया। जस्ट डू एन एनालिटिकल रीडिंग एंड राइटिंग भी आप एनालिटिकल राइटिंग ही करें, ताकि यानी कि मतलब ये हुआ कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपने क्या समझा है, आपने क्या आस्क किया है, और उस बात को आप अपने जो है राइटिंग में देन लिखें अपने अल्फाज में। 2 रेफरेंस आप उसी का ही, जो स्टडी आपने की है उसी का देंगे। लास्टली जो है मेथडोलॉजी अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप स्टडी कैसे करेंगे, आपका क्या डिज़ाइन होगा। सो इसमें स्टडी मेथडोलॉजी के अंदर या रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं जो बताने होते हैं वो ये हैं कि आपने अपनी बताना है कि फ़िलासफ़ी आपकी क्या है। आर यू डूइंग अ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें आप इन डेप्थ इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और इज़ इट अ क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ स्टडी जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडीज़ करते हैं। देन अगर आप इसमें डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडीज़ में अगेन आपकी केस सीरीज़, केस स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ केस कंट्रोल, कोहार्ट वगैरह की स्टडीज़ और RCTs आ जाते होते हैं। देन आपने बताना है कि सैम्पलिंग आपने किस मेथडोलॉजी से की, आपने कौन सा मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड था या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड था, आपने एनालिसिस कौन सा किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो था, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए अप्लाई किया, ये भी आपने मेथडोलॉजी में अप्लाई करना है। आपका डाटा की टाइप क्या थी, और हाउ डिड यू कलेक्टेड दिस डाटा, आपने एथिकल अप्रूवल कैसे लिया, और जो है जो डाटा आपको लिया गया ये अपनी इस इट वाज अ प्राइमरी डाटा और अ सेकेंडरी डाटा, ये भी आपने अपने जो है मेथडोलॉजी में लिखनी होती है। सो दिस वाज ब्रीफ, और बहुत जल्दी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से बता सकूं। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा, और वो स्टूडेंट्स जो अभी रिसर्च प्रपोज़ल लिखने जा रहे हैं और अपना कोई उनको डेफिशिएंसी या कोई इश्यूज़ होंगे तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और जिन्होंने फ्यूचर में करना है वो इस लेक्चर को लाजमी बार बार देखें ताकि आपको अपने रिसर्च प्रपोज़ल राइटिंग में हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया।